हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पारालीगल स्टडी BEGS 185। उसकी जो ये जो कोर्स है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, इसकी फ़र्स्ट यूनिट आज हम देखेंगे। तो देखो, फर्स्ट जो ब्लॉक है ना, उस ब्लॉक में टोटल 4 यूनिट हैं और ब्लॉक का जो नाम है वो है नोइंग द लर्नर। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ये नोइंग द लर्नर का क्या मतलब हुआ। देखो, आप भी मानते होंगे कि हर एक जो बंदा है वो अलग होता है। जैसे मोटिवेशन जो सोर्स है हर एक बंदे का वो अलग है। सेम अगर मैं बात करूं कि लर्निंग स्टाइल जो है, किसी को चीज़ें सुन के ही समझ आ जाती होंगी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो लिखते होंगे तब उनको चीज़ें समझ आती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो खुद से जो पढ़ते हैं तब जाके उनको कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो हर एक बंदे का जो लर्निंग स्टाइल है वो अलग होता है। सेम डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस, जो कुछ ऐसे होते हैं जिनको चीज़ें जल्दी समझ आ जाती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको चीज़ें थोड़ा देर से समझ आती हैं। तो यहाँ पे हमें बस मेन चीज़ मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जो ब्लॉक है ना, जिसका नाम है नोइंग द लर्नर। तो अगर आप लर्नर को जानते हैं, जैसे अभी आप पढ़ा रहे हैं, मान लो किसी को, अगर आप सामने वाले स्टूडेंट, जैसे आपके क्लास में टोटल 30 स्टूडेंट हैं, मान लो आप 30 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, तो आपका जो सबसे मेन काम है वो ये है कि 30 स्टूडेंट्स जो लर्नर हैं उनको समझना। क्योंकि हर एक बंदा, हर एक स्टूडेंट्स उनमें से अलग हो सकता है। तो अगर आप अपने लर्नर को समझेंगे उतना बेहतर आप उनको पढ़ा भी पाएंगे और उतना बेहतर आपका रिजल्ट आएगा भी। ठीक है, तो नोइंग द लर्नर ये एक बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और उसी को लेके ये पूरा ब्लॉक इसमें हम देखेंगे। तो जो पहली जो यूनिट है फ्रेंड्स हमारी, वो है लैंग्वेज लर्नर। तो देखो, इसमें सबसे अगर हम पहले बात करें, इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन, लर्नर फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग लर्निंग इन स्कूल। अब इसका क्या मतलब हुआ। देखो, सिंपल सी बात करें कि लर्निंग अकर्स बोथ थ्रू नेचुरल प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ एंड थ्रू प्लान फॉर्मल इंस्ट्रक्शन इन स्कूल। दो चीज़ यहाँ पे आपको समझना होगा, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। सबसे पहला है कि सोशलाइजेशन। देखो, हमारे आसपास समाज में कैसे लोग रहते हैं, हमारे पेरेंट्स कितने पढ़े लिखे हैं, हमारे दोस्त, हमारे रिलेटिव्स और इवन हमारे जो नेबर, जो हमारे पड़ोसी जो लोग हैं, वहाँ पे कैसा माहौल है, वो कैसे पढ़े लिखे हैं। तो ये जो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन है ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और दूसरा जो है वो है प्लान फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, जो स्कूल्स में हमें प्रॉपर जो पढ़ाया जाता है। तो ये दो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस चीज़ में, लर्निंग में। ठीक है, तो यहाँ पे एक बेसिक चीज़ आपको बताई गई है अभी यहाँ पे कि जो लर्नर्स फैक्टर दैट अफेक्ट लर्निंग, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो लर्नर्स उन्हीं के आधार पे वो आगे कितना सीखेगा नहीं सीखेगा। तो इसके लिए दो इंपॉर्टेंट फैक्टर उन्होंने बोले हैं। पहला है कि जो नेचुरल प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, एंड द सेकंड जो थिंग है वो है द प्लान फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस इन द स्कूल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रेंड्स, द पर्सनल एंड द यूनिक सॉरी द पर्सनल एंड यूनिक क्वालिटी ऑफ द लर्निंग। अब इसका क्या मतलब हुआ। देखो, पहले क्या होता था फ्रेंड्स, पहले जग एंड मग मॉडल जो है वो फॉलो किया जाता था टीचिंग में। अब ये जग एंड मग मॉडल का क्या मतलब है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे जो टीचर्स हैं वो क्या करते हैं कि जैसे नॉलेज जो है वो एकदम स्टूडेंट्स को देंगे और स्टूडेंट्स उसको आप सिंपल अगर यहाँ पे जग एंड मग का मतलब ही है कि जैसे जग से दूध डाला और जो स्टूडेंट हैं, जो लर्नर हैं, उनके पास मान लो मग है, मग यहाँ पे वो माइंड के रूप में, तो वो उन्होंने ग्रैंड कर लिया। तो ये जो जो टीचिंग था, ये जो मेथड था ना, ये बहुत ड्राई था। क्यों ऐसा ड्राई था, क्योंकि देखो लर्निंग जो है वो बहुत ही वो एक इंडिविजुअल प्रोसेस है और उसमें बहुत सारे अदर फैक्टर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये जो जग एंड मग मॉडल जो है ना टीचिंग का, ये यूज़फुल नहीं है आज के टाइम पे। फिर अगर हम बात करें कि वेरियस पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ द चाइल्ड विच अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ द लर्निंग। अगर हम सिंपल समझें कि जैसे यूनिकनेस, आप भी मानेंगे कि जो लर्निंग है आज के दिन, जो लर्निंग जो हमारी बुक्स हैं या इवन जो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि लैंग्वेज को लेके, तो लैंग्वेज को अगर हम सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें काफ़ी एक यूनिक वे में हमें उसे पढ़ना होगा। हम ओल्ड स्कूल, सिर्फ हम मान लो जस्ट हम सुने और हमें वो चीज़ें समझ आ जाएंगी, उससे बात बनेगी नहीं। और यहाँ पे एक और भी चीज़ है जो इसमें आपका जो टॉपिक है उसी में हिडन में छुपा हुआ है, कि पर्सनल एंड यूनिक क्वालिटी। कि हर एक जो बंदा है, हर एक जो पर्सन है, जो लर्नर है, उसके अंदर क्वालिटी अलग होती हैं। हर एक जो पर्सन है वो यूनिक होता है। तो उनकी जो लर्निंग की जो क्वालिटीज़ होंगी ऑफ कोर्स वो भी वेरी करेंगी, वो भी अलग अलग होंगी। आप एक ही चीज़ में सभी को नहीं डाल सकते। दूसरा, यहाँ पे एक और चीज़ समझना होगा कि एक रेडीनेस का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स। रेडीनेस का मतलब होता है कि एबल टू
थिंक या एबल टू परफॉर्म, आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं, आप डिसीजन ले पाते हैं, उसको बोलते हैं रेडीनेस। तो यहाँ पे क्या है कि इम्पोर्टेंट नोशन ऑफ रेडीनेस क्या है, द लिंक बिटवीन द प्रायर लर्निंग एंड व्हाट इज़ न्यू इन ए लेसन। यहाँ पे दो चीज़ें समझने की हैं। अगर आपके पास प्रायर में मतलब मीन्स पहले से आपको किसी चीज़ की नॉलेज है, और दूसरा अभी आप जो लेसन पढ़ रहे हैं, अभी फॉर एग्जांपल आप सभी चीज़ें छोड़ें, मैं आपको इसी से रिलेट करता हूँ। अगर आपने ये ब्लॉग पढ़ा है, आपने अगर ये चैप्टर पहले से थोड़ा बहुत इसका कुछ बेसिक आइडिया है, तो अभी जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ तो आप उन चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होंगे। और अगर आपने पहले इसको कभी नहीं पढ़ा है, जस्ट आप फर्स्ट टाइम इसको आप सुन रहे हैं, तो मे बी आपका जो लिंक है वो उतना स्ट्रॉन्ग ना बने। दूसरा एक ये भी सिचुएशन हो सकती है कि आपने फर्स्ट टाइम मेरे से यहाँ पे सुना, लेकिन उसके बाद आप सेकंड एक बार जाके क्या करेंगे, अगर खुद से पढ़ते हैं तो आपका जो लिंक है ना वो वहाँ पे एक जनरेट होगा। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो लर्निंग है वो एक इंडिविजुअल प्रोसेस है, मैंने बताया आपको। इन जग एंड मग जो मॉडल है वो आज के दिन आज के टाइम पे वो सही से एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। और दूसरी जो चीज़ हमने देखी कि जो रेडीनेस फॉर लर्निंग है उसके लिए आपको एक लिंक चाहिए, जिसमें प्रायर जो आपकी जो पहले की जो लर्निंग है और जो न्यू आप जो लेसन्स में सीखते हैं उन सब के बीच एक लिंक होना चाहिए। अगर वो लिंक नहीं है, अगर वो तालमेल नहीं बनेगा, तो जो लर्नर है उसको सीखने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट है द स्टूडेंट रेडीनेस टू इंगेज विद ए न्यू टॉपिक। अब इसका क्या मतलब है यहाँ पे, देखो कि अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हु शो लैक ऑफ रेलिवेंट नॉलेज इन एनी एरिया नीड्स टू बी गिवन स्पेसिफिकली प्लान हेल्प। अगर मान लो कोई बंदा है, अगर कोई स्टूडेंट्स है जो किसी पर्टिकुलर नॉलेज उसके वो पिछड़ा हुआ है, अभी हम एक जर्नल की मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे हिस्ट्री है, और मान लो कोई और भी सब्जेक्ट पॉलिटी है, मैथ है, अगर उसको पहले से उसकी उस स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर नहीं है, तो हम उसका क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक एक प्लान तरीके से उसकी हेल्प कर सकते हैं ताकि वो चीज़ों को कैच करना स्टार्ट कर दे ईजीली। और दूसरा क्या है कि इफ़ सफिशिएंट हेल्प इज़ प्रोवाइडेड इन द इनिशियल वीक ऑफ ए टर्म, तो स्टूडेंट्स की जो रेडीनेस है वो मे बी धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगी। मतलब उसको जो प्रॉब्लम होती थी, उसको जो पढ़ने में, उसको जो चीज़ों को रिलेट करने में जो प्रॉब्लम होती थी, वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। किस मेथड के थ्रू, अगर आप उसको पहले के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं अगर एक बार वो आप उसको रिवाइज़ करवा देंगे, और जो आप प्लान, जो एक न्यू आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको एक बेहतर तरीके से परफॉर्म अगर कर रहे हैं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप उसको पढ़ा रहे हैं, तो एक लिंक उनसे जनरेट होगा, और उससे क्या है स्टूडेंट्स जो है वो ईजिली इंगेज हो पाएगा उन न्यू टॉपिक्स के साथ। देखो इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूं फ्रेंड्स, आपको रटना नहीं है। इग्नू में ना, इग्नू का जो मटेरियल है वो सच में बहुत ही प्यारा मटेरियल उन्होंने बनाया हुआ है। बस आपको करना क्या है कि जो ये टॉपिक होता है ना, इस टॉपिक को सबसे पहले समझो कि इस टॉपिक में क्या है, और वहाँ से ना उसकी जो क्रीम है वो निकालने की कोशिश करो। तो आपको हर चीज़ रटनी नहीं है और सब कुछ नहीं पढ़ना है फ्रेंड्स। आपको इसमें टू द पॉइंट और मेन जो सेंटर आइडिया है बस उसको समझो कि ये बोलना क्या चाह रहा है। अगर वो आप ऐसा करेंगे तो आप इजीली फिर आपके, चाहे वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, चाहे वो 10 मार्क्स के हैं, जितने भी नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं, आप इजीली आप उनको अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो समझने पे ज़्यादा जोर दें, ना कि आप चीज़ों को मग अप करें। रटना नहीं है, आपको चीज़ों को समझना है। इसमें देखो एक और चीज़ आप इसी टॉपिक में थोड़ा आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि जो पहले की जो नॉलेज है, जैसे अगर हम बात करें कि हमारा जो क्लासेस का सिलेबस है वो किस तरीके से बनाया जाता है, कि जैसे फिफ्थ क्लास का जो स्टूडेंट है तो उससे पहले उसको फोर्थ क्लास की जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग सारे क्लियर होने चाहिए, तभी वो फिफ्थ क्लास में बेहतर परफॉर्म कर पाएगा। अगर मान लो फोर्थ क्लास में उसका परफॉर्मेंस उस स्टूडेंट की सही नहीं थी, उसके जो वहाँ के कॉन्सेप्ट जो हैं वो अगर अच्छे नहीं हुए, तो उसको फिफ्थ में बहुत प्रॉब्लम आएगी, एंड सो ऑन। इसी में आगे आप बढ़ते चलो कि सेम सिक्स क्लास में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर नहीं हुए, तो सेवन्थ में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। और इसीलिए जो जो प्राइमरी हमारी एजुकेशन है उसके ऊपर हमेशा से बोला जाता है कि प्राइमरी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, क्योंकि बेस जो है वो वहीं से बनता है। अगर बेस हमारा वहाँ पे सही से नहीं बनाना, तो आगे चल के हमें बहुत प्रॉब्लम आएगी, और उससे फिर या तो ड्रॉप आउट देखने को मिलेंगे, या फिर क्या होगा कि स्टूडेंट पास तो हो जाएंगे, नेक्स्ट क्लासेस में भी चले जाएंगे,
लेकिन उनकी जो क्वालिटी, जो उनको एक एजुकेशन मिलनी चाहिए थी, उनको जो चीज़ों की समझ होनी चाहिए थी, वो उनमें नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे ये बताया गया है कि तो पर्सनल, जो एक तो मैंने यूनिक क्वालिटी की सबसे पहले बात की, और दूसरा हमने जो बात की कि उसको जो न्यू टॉपिक है उसके साथ एक प्रॉपर स्पेसिफिक प्लान तरीके से उसकी हेल्प करें। पहले की नॉलेज को सबसे पहले उसको गो थ्रू कराएं, उसको क्लियर कॉन्सेप्ट जो है वो बताएं, और उसके बाद न्यू जो टॉपिक हैं उसमें आप उसको ऐड करते हुए चीज़ों को आगे लेके चलें। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। जस्ट अ मिनट। इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन फॉर द स्कूल वर्क ऑफ स्टडीज़। देखो इसमें क्या है, ये भी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकता है। इसमें अगर हम समझें कि कोई भी स्टूडेंट देखो वीक नहीं होता है, कोई भी स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं होता है। हम एक धारणा बना देते हैं, हम जनरली नाम देते हैं कि वो स्टूडेंट काफ़ी कमज़ोर है, वो स्टूडेंट काफ़ी इंटेलिजेंट है, लेकिन नहीं। यहाँ पे हमें जो समझना होगा वो क्या है कि चिल्ड्रन नीड्स टू फील दे आर वेलकम इन स्कूल एंड क्लास, एंड ऑल्सो दे हैव द रिस्पेक्ट। देखो फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता कि आज के टाइम पे ये चीज़ कितनी है। अच्छे स्कूल्स में तो ऑफ कोर्स होगी ये, लेकिन मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि जब मैं स्कूल लाइफ में था, तो शायद ही मैं कोई ऐसे टीचर का नाम जानता हूँ जिनको आज भी हम उनके प्रति रिस्पेक्ट, हो रिस्पेक्ट इन द सेंस कि पहले मारते बहुत थे। एक तो ये आप सभी को पता है कि पहले जो टीचर्स है वो काफ़ी पिटाई करते थे। दूसरा, जो आप देखना बहुत कम ऐसे टीचर होते हैं जो सभी स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट करते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, कुछ जो चमचे होते हैं ना टीचर्स के, वो हर जगह मिलेंगे आपको, कॉलेज में भी मिलेंगे आपको, स्कूल्स में भी मिलेंगे आपको, हर जगह पे मिलेंगे। तो यहाँ पे समझना होगा कि ये जो चीज़ है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इंटरेस्ट है ना स्टूडेंट का और जो उसका मोटिवेशन है वो कब आएगा, वो तभी आएगा जब वो क्लासरूम में जब जाता है ना, तो उसको वहाँ पे वो एक तो रिस्पेक्ट फील हो, उसको वेलकमिंग फील हो, उसको ऐसा अच्छा लगे कि हाँ, मुझे अगर कोई चीज़ में क्वेश्चन भी पुट करता हूँ तो टीचर मुझे डांटते नहीं है, बल्कि मुझे उस चीज़ का वो जवाब देते हैं, मुझे भी इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं। चाहे रिजल्ट आपका कैसा भी रहा हो, चाहे परफॉर्मेंस आपकी कैसी भी रही हो, एक बेहतर टीचर वही होता है जो सभी स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट करे। क्योंकि बहुत सारे, हम यहाँ पे इस यूनिट के थ्रू यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे अदर फैक्टर भी होते हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी लर्निंग प्रोसेस में। तो कोई भी स्टूडेंट को आपको कमज़ोर नहीं आंकना है कि कोई भी स्टूडेंट कमज़ोर या फिर इंटेलिजेंट नहीं होता है। मेन हमारा जो टीचर का काम है वो क्या है कि क्लासरूम में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिसके तहत जो चीज़ें हैं वो हर स्टूडेंट है वहाँ पे आना चाहे, वो हर स्टूडेंट वहाँ पे क्वेश्चन पुट करे, हर स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करे क्लासरूम में। ऐसा नहीं हो, अभी बहुत सारे स्टूडेंट आप देखना क्लास में ऐसे होते हैं कि जो बेचारे कभी कुछ अगर मुंह खोलने की कोशिश करेंगे तो या तो टीचर उनको डांट देते हैं या उनका मजाक बनता है क्लास में। तो बहुत सारे स्टूडेंट बेचारे बाद में कभी भी साल भर वो क्वेश्चन तक नहीं पूछते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें यहाँ पे समझना होगा कि जो ये जो माहौल जो है, एक जो एटमॉस्फेयर है, एक जो गुड एटमॉस्फेयर है, इसको क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किनकी है? टीचर्स की। यही इसमें चीज़ें हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक दैट इन्फ्लुएंस लर्निंग एट स्कूल। यहाँ पे देखो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि कौन कौन सी ऐसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो स्कूल्स में लर्नर की काफ़ी हेल्प करेंगी चीज़ों को सीखने में। तो उसमें देखो सबसे पहले तो दो चीज़ें जो हमने पहले भी बात की, एक तो मोटिवेशन, ठीक है, और दूसरा है रेडीनेस, उसकी सीखने की इच्छा कितनी है, कितनी विलिंगनेस है, कितनी उसकी इच्छा है चीज़ों को सीखने की, पढ़ने की। तो रेडीनेस एंड मोटिवेशन ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं लर्नर के लिए। उसके बाद अगर हम कुछ स्पेसिफिक बात करें तो वो है कोग्निटिव डोमेन को लेके। कोग्निटिव होता है मेंटली, मीन्स मेंटली जो स्ट्रेंथ होती है आपकी, जो मेंटली जो स्किल्स होती हैं उसको बोलते हैं कोग्निटिव डोमेन। तो उससे रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं लर्नर्स को सीखने में। तो उसमें सबसे जो पहला है फ्रेंड्स वो है जनरल स्कोलेस्टिक एबिलिटी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सबसे पहले आप ये समझो कि इंटेलिजेंसी क्या होती है, या इंटेलिजेंस किसको बोलते हैं हम। इंटेलिजेंस का मतलब होता है मेंटल क्वालिटी। किसी भी बंदे की मेंटल जो क्वालिटी है चीज़ों को, न्यू सिचुएशन को अडोप्ट करने की, किसी भी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की, नई नई चीज़ों को सीखने की, तो ये जो मेंटल क्वालिटी होती है उसी को हम बोलते हैं इंटेलिजेंस। ये एक सिंपल सी बात हुई यहाँ पे। अब चलते हैं कि जनरल स्कोलेस्टिक एबिलिटी क्या होता है। तो ये जो मेंटल, जो हमने जो बात की कि मेंटल जो क्वालिटी है ना, उसी को बोलते हैं स्कोलेस्टिक एप्टीट्यूड।
क्लियर है यहाँ पे? तो जर्नल स्कॉलिस्टिक एबिलिटीज़ का मतलब ही है द मेंटल क्वालिटीज़ और एबिलिटी दैट सच टेस्ट मेजर्स इज़ कॉल्ड द स्कॉलिस्टिक। देखो पहले क्या होता था, पहले बहुत सारे टेस्ट जैसे पजल जो हैं, जो गेम होते थे, या अदर कुछ स्कूल टेस्ट है, जो मेमोरी बेस्ड जो गेम्स होते थे, वो सब आज भी स्कूलों में होते हैं, और उसी के आधार पे हम किसी बंदे को कहते हैं कि वो बहुत जो स्टूडेंट्स है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है या वो वीक है। ये एक सिंपल सनेरियो जो हो देखने को मिलता है। और जो जनरल स्कॉलिस्टिक एबिलिटी है वो ऑफ कोर्स इसी चीज़ पे जोर देती है, मेंटली आपकी क्वालिटी कैसी है। लेकिन अभी हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि वापस चलते हैं, हमें भूलना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे जो बुक पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश की बुक है, मीन्स लैंग्वेज लर्निंग की हम बात कर रहे हैं। तो लैंग्वेज लर्निंग में ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा जो पज़ल या जो कुछ गेम्स से चीज़ें या जो रीजनिंग बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेगा तभी वो इंटेलिजेंट माना जाएगा। नहीं, यहाँ पे ये कह रहा है कि वी मस्ट बी वेरी केयरफुल नोट टू जज अदर एज लो इन द स्कॉलिस्टिक एबिलिटी विदाउट प्रॉपर एविडेंस। हमें यहाँ पे समझना ये होगा कि जो लैंग्वेज है उसको आप अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे आप एसोसिएट करके, आप उस अदर सब्जेक्ट के पैरामीटर्स के थ्रू आप लैंग्वेज कोई बंदा सीख रहा है नहीं सीख रहा, आप उसको ऐसे काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि नो डाउट ये जो मेंटल एबिलिटी है, मेंटल जो क्वालिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है चीज़ों को सीखने में। ये कह रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमें दूसरों को जज नहीं करना है, हमें उनको मोटिवेट करना है। हमें उनके अंदर जो रेडीनेस है, जो एक विलिंगनेस है पढ़ने की, जो उनकी एक चाहत है, उसको हमें क्रिएट करना है, हमें वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, हमें सभी को रिस्पेक्ट देनी है। तो आप इसको इस तरीके से चीज़ों को, पीछे की जो चीज़ें हैं आप उसको भी ऐसे एसोसिएट करते चलो, तब जाके आप जो लर्नर है ना उसको बेहतर तरीके से आप परफॉर्म करा पाएंगे, और जो लर्नर है वो आपके साथ पढ़ के भी खुश होगा फिर। अदरवाइज़ तो क्या है, जो धीरे धीरे क्या होगा, वो जो बच्चा है, वो जो लर्नर है, वो क्या करेगा, अगर उसको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, उसको ये जो माहौल है, ये जो इन्वायरमेंट है वो अगर नहीं मिलेगा, तो वो क्या होगा, पढ़ाई से कटता चला जाएगा, और उसका जो परिणाम है वो यही है कि जो हमने बात किया तो वो ड्रॉप आउट होगा, या फिर जो उसके ग्रेड हैं या जो उसकी परफॉर्मेंस है वो गिरती ही चली जाएगी। तो कैरेक्टरिस्टिक में एक तो हमने ये बात की। जो फ्रेंड नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है लैंग्वेज लर्निंग एप्टीट्यूड। देखो ये क्या होता है कि किसी भी लैंग्वेज को सिखाने के लिए अभी जो रिसर्चर हैं उन्होंने बोला है, जो साइकोलॉजिस्ट हैं और जो लिंग्विस्टिक जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि जो लैंग्वेज एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें दो इंपॉर्टेंट टेस्ट की बात की है। मॉडर्न लैंग्वेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको MLAT बोलते हैं, और एक जो दूसरा है वो है लैंग्वेज एप्टीट्यूड बैटरी, PLAB। ये जो टेस्ट हैं ये USA में बहुत ज़्यादा फॉलो होते हैं, और ये जो लैंग्वेज है, मीन्स आपकी जो हिडन जो कोग्निटिव स्किल्स हैं, वही मेंटली जो आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको इम्प्रूव करने में ये चीज़ें हेल्प करती हैं। और इसका जो एक लेटेस्ट आपको एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हेल्प करेंगे। देखो जैसे ये एक टेस्ट है यहाँ पे, MLAT जो अभी हमने बात की, मॉडर्न लैंग्वेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको MLAT बोलते हैं, MLAT MLAT। अब इसमें देखो क्या है, ये कैसे परफॉर्म करता है और किस तरीके से आपकी कोग्निटिव जो स्किल्स है उसको इम्प्रूव करता है। जैसे देखो एक फॉर एग्जांपल, बा जो है, बा, BA, उसको अगर 1 पढ़ते हैं हम, तो बा जो है वो 2 हुआ, क्यों, क्योंकि 1 और 1। अब देखो वो बात अलग है कि आप उसको 1 और 1 जो है वो 11 की फॉर्म में भी आप ले सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे ये कह रहा है कि मान लो ये तीन चीज़ें हम स्टूडेंट को ऐसे बताएंगे कि बा जो है वो 1 होता है, अगर वो 2 बार आ रहा है बा इसका मतलब 2 हो गया, और यहाँ पे जो डी है इसका मतलब 3 हो गया। मान लो ये हमने उनको एक हिंट दिया या एक उनको एक सिनेरियो बनाया। अब आगे जो है यहाँ पे आ जाओ, अब TU, टू मान लो मैं कहूँ कि 20 है, TI का मतलब 30 है। ये 4-5 चीज़ें हमने उनको बताई। फिर अब हम क्या करेंगे, बा ये BA निकालेंगे और मान लो TU निकालेंगे, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, या इसका रिवर्स करो आप, जैसे TU और बा, तो TU क्या बताया, 20 है, बा का मतलब है 1, तो वो क्या हुआ 21। और अगर हमें बा 2 बनाना है, जैसे बा तो मतलब हुआ 1 और TU 2 मतलब है 20, तो 1 और फिर 20। क्लियर है ना? कहने का मतलब सिंपल ये है, आप इसको चीज़ों को रटना नहीं है, बस मैं आपको एक समझाना ये चाह रहा हूँ इस एग्ज़ाम के थ्रू, या ये जो मेथड है, एप्टीट्यूड जो टेस्ट है, कि कैसे आपके जो कॉग्निटिव स्किल, आप ये जब सुन रहे होंगे या आप देखेंगे आप स्क्रीन पे, तो आपके दिमाग पे ज़रूर थोड़ा जोर पड़ रहा होगा कि ये एक कॉग्निटिव स्किल को इम्प्रूव करने के लिए है। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि इससे लैंग्वेज का क्या लेना देना। लैंग्वेज का लेना देना है,
बिल्कुल लेना देना है। क्यों? क्योंकि जो लैंग्वेज है ना, अगर हम बात करें, अब हम नए नए वोकेबलरी याद करते हैं, नए वर्ड्स को याद करते हैं, हम स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं, हम और बहुत सारी जो प्रैक्टिसेस हैं लैंग्वेज में, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपको पता है। तो उसके लिए आपका जो दिमाग है, आपकी जो मेंटल जो एबिलिटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इसमें ऐसा होता है। तो ये जो मैंने आपको बताया कि आप इसको हिंट के रूप में समझ सकते हैं कि बा जो है 1, बाबा मीन्स 2, डी मतलब 3, और यहाँ पे 2 मतलब 20, टी मतलब 30। तो 2 बा जो है वो हुआ 21, और टी बा, टी जो था वो 30 था, बा मतलब था 1, तो हुआ 31। तो इस तरीके से भी आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पे यही बोला है कि ये जो टेस्ट है ना, सॉरी मीन्स लैंग्वेज लर्निंग जो एप्टीट्यूड टेस्ट, ये हम अडोप्ट कर सकते हैं, जिससे जो लर्नर है वो काफ़ी उसको सीखने में चीज़ें हेल्प होंगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स लर्निंग स्टाइल। जस्ट लर्निंग स्टाइल। अब देखो लर्निंग स्टाइल में क्या मतलब हो, इसका क्या मतलब होता है। तो लर्निंग स्टाइल का मतलब होता है कि हर एक बंदा, अगर मैं अभी जस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एक बार इस मीन्स कंप्लीट लेक्चर को सुनेंगे और उनके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो मीन्स ये पूरी यूनिट उनको अच्छे से समझ आ जाएगी। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो उसके बाद थोड़ा सा एक बार खुद से भी बुक में रीडिंग करेंगे, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने लेसन भी सुना, उन्होंने पढ़ा भी, लेकिन उनको लिखना पड़ा, मीन्स उनको नोट्स बनाने पड़े। क्योंकि कुछ वो स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि उनको जब तक वो नोट्स नहीं बनाते हैं तब तक उनको चीज़ें याद नहीं होती हैं। तो हर एक बंदा जो है ना, उसकी जो लर्निंग स्टाइल है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पे अगर बात करें हम, यहाँ पे देखो विजुअल, यहाँ पे बात है कि सेंसरी प्रेफरेंस को लेके कि कुछ होते हैं विजुअल जो चीज़ों को देख करके। तो यहाँ पे हमें वापस से वही समझना है कि जो लर्नर है ना, जो हर एक, जैसे आप जब लैंग्वेज आप सिखा रहे हैं किसी को, तो वो जो लर्नर हैं वो अलग अलग होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो विजुअली चीज़ों को बस देख के ही वो चीज़ों को समझ जाएंगे, डायग्राम से, पिक्चर से। कुछ होंगे ऑडिटोरी। तो ऑडिटोरी का मतलब होता है कि सुन के, कि जो हेयरिंग जो है वो सुन के मैसेजेस को या फिर आपकी आवाज़ को उससे ही वो सीख जाएंगे। कुछ जो ऐसे होते हैं वो टेक्टाइल, इसका मतलब टच करके, आपने देखा होगा जो ब्लाइंड स्टूडेंट होते हैं वो ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये अलग अलग जो हमारी सेंसरी जो प्रेफरेंसेस है, उस ये क्या है, ये पार्ट ऑफ द लर्निंग स्टाइल है जिसके तहत जो लर्नर्स है वो सीखेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स होल और पार्ट फोकस लर्निंग। इसका क्या मतलब होता है कि कुछ लर्नर ऐसे होते हैं दैट फोकस मोर ऑन अ जर्नल आइडिया, मीन्स वो बिग पिक्चर को देखते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मोर फोकस्ड ऑन द स्मॉल स्मॉल डिटेल्स। जैसे यहाँ पे भी इस लेक्चर को सुनते दौरान दो टाइप के स्टूडेंट होंगे। एक स्टूडेंट्स वो होंगे जो ओवरऑल आइडिया लेंगे इस लेक्चर को सुनने के बाद, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो जितना भी मैं बोल रहा हूँ तो हर चीज़ को, हर छोटी से छोटी चीज़ को वो समझने की या उसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरीके से होता है कि लर्नर जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। कई बार वो वॉल फोकस लर्निंग पे जिनका जोर होता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो पार्ट फोकस लर्निंग पे जिनका जोर होता है। तो इस ये डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा कि वॉल और पार्ट फोकस्ड क्या है। वॉल मतलब कंप्लीट जो बिग पिक्चर को, एक जर्नल आइडिया वो ले लेते हैं, और पार्ट फोकस्ड का मतलब जो पर्टिकुलर स्मॉल से स्मॉल डिटेल्स को भी समझने की, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। इंडक्टिव और डिडक्टिव लर्निंग जो है फ्रेंड्स वो क्या होता है। देखो इंडक्टिव लर्निंग का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई डाटा कलेक्ट किया, और उस डाटा को कलेक्ट करके आप किसी जर्नल कंक्लूजन तक पहुंच गए, उसको बोलते हैं इंडक्टिव। जैसे एक एग्जांपल मान लो, आपने एक ये फ़िलासफ़ी में काफ़ी ये चीज़ें यूज़ होती हैं, साइकोलॉजी में भी, कि जैसे दिस कैट इज़ ब्लैक, मान लो अभी हमने कोई बिल्ली देखी वो काली है। फिर मैंने किसी दूसरी जगह पे किसी मैं और बिल्ली की बात कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि दैट कैट इज़ ब्लैक, कि वो जो बिल्ली है वो भी काली थी। फिर एक थर्ड, द थर्ड कैट इज़ ब्लैक, तो तीसरी जो कोई बिल्ली देखी मैंने वो भी काली है। तो इस तरीके से मैंने डाटा कलेक्ट किया, और तो एक ओवरऑल मेरा क्या निकला फाइनली, कि देयर फॉर ऑल कैट्स आर ब्लैक। तो ये जो है इस मेथड को बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड का मतलब होता है कि दैट यू कलेक्ट सम डाटा, और उस डाटा को कलेक्ट करके फाइनली आप एक जर्नल कंक्लूजन पे पहुंचे। जैसे इस कैट के केस में मैं जर्नल कंक्लूजन पे पहुंचा क्योंकि मैंने 3 कैट को देखा, तीनों कैट जो है ब्लैक थी, तो इसीलिए मैं कंक्लूजन पे पहुंच पाया कि सभी जो कैट हैं वो ब्लैक होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि होता ही है, मैं बात सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि मैंने क्योंकि 3 को ही देखा था और वो तीनों ब्लैक थी, तो मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा। ये है इंडक्टिव मेथड। डिटेक्टिव का मतलब होता है ठीक उल्टा, कि आप एक जर्नल जो एक अजम्पशन है, एक प्रिंसिपल्स आपके सामने है, लेकिन आप उसको
इवेंट पे डाटा के थ्रू मैच करने की कोशिश करते हैं। जैसे इसी केस का कैट के रूप में ही मैं बोल लूँ कि मान लो एक एग्जांपल के रूप में कि कोई कहे कि जैसे जो बिल्लियाँ होती हैं वो काली ही होती हैं, मान लो एक जर्नल एक एजम्पशन में की बात कर रहा हूँ, तो मैं अलग अलग बिल्ली को देखूंगा और मैं ये जो जर्नल एजम्पशन है उसको वहाँ पे मैच करने की कोशिश करूँगा। दूसरा इसका एग्जांपल एक देता हूँ, जैसे गॉड के रूप में अगर हम बात करें कि भगवान होता है या नहीं होता, तो एक मान लो एक धारणा है कि गॉड एग्जिस्ट तो करते हैं भाई, ये बिल्कुल सही बात है। तो अब मैं क्या करूँगा कि उस मीन्स गॉड जो एग्जिस्ट करते हैं तो उसके आधार पर अब एविडेंसेस जो हैं उसको कलेक्ट करने की कोशिश करूँगा कि कौन कौन से एविडेंसेस हैं, जो ग्रंथ हैं या कोई रिलीजियस टेक्स्ट है या कोई मंदिर मस्जिद कुछ है, गुरुद्वारे हैं, मीन्स कहीं से भी जो रिसोर्सेज मेरे को मिल रहा है ना उसको मैं कलेक्ट करूँगा। और ये जो एक जर्नल जो परसेप्शन एक जो धारणा है, एक एजम्पशन जो है कि गॉड एग्जिस्ट करता है, उसको उन डाटा के थ्रू फिर मैं मैच कराने की कोशिश करूँगा। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव ये अपोजिट होता है। इंडक्टिव में डाटा से आप चलते हो, डाटा कलेक्ट करके प्रॉपर जर्नल की तरफ, एक कंक्लूजन की तरफ। और डिडक्टिव में ठीक उल्टा होता है, कंक्लूजन आपके पास है, आपके पास फाइनल एक प्रिंसिपल है, लेकिन आप उसको मैच कराते हो प्रॉपर डाटा के साथ, ठीक उल्टा। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव लर्निंग भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसके तहत आप लर्नर को सिखाते हो। नेक्स्ट है कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसका क्या मतलब हुआ? कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग कॉन्क्रीट एंड फेमिलियर सॉल्यूशन। एग्जैक्ट बिल्कुल साफ साफ आप अगर सॉल्यूशन जो है वो देते हैं किसी भी प्रॉब्लम का तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। और डाइवर्जेंट थिंकिंग है, उसका क्या मतलब होता है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग इज़ द क्रिएटिव प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग ओरिजिनल आइडिया एंड न्यू पॉसिबिलिटीज़। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसका एक पर्टिकुलर एक ही सॉल्यूशन देना, बिल्कुल कॉन्क्रीट सॉल्यूशन। और डाइवर्जेंट मतलब उसके मैक्सिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो जितनी उसकी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जितने उसके सॉल्यूशंस होते हैं वो प्रोवाइड करना। तो ये भी एक मेथड हो सकता है लर्नर्स के लिए, कन्वर्जेंट थिंकिंग वाला वर्सेस डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी, डिस्पोजिशन, फीलिंग, इमोशन एंड सोशल इंटरेक्शन। अब देखो इसका क्या मतलब है, आपने देखा होगा फ्रेंड्स बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है वो बंदा जो खुल के बात करता है, लोगों से मिलता है। इसका ठीक उल्टा होता है इंट्रोवर्ट, वो भी लोग होते हैं जो बिल्कुल अकेले में ही रहते हैं, जो किसी से बात करना पसंद नहीं करते, सोशल गैदरिंग नहीं होते। तो ये क्या है, ये पर्सनैलिटी डिस्पोजिशन मीन्स उनका जो फीलिंग इमोशन है, उनका सोशल इंट्रैक्शंस कैसा है लर्नर का, ये सब चीज़ें भी डिटरमाइन करेंगी कि वो किस हिसाब से कितना वो लर्निंग जो है उसको ईजीली लेगा, मीन सीखेगा या नहीं सीखेगा। तो उसमें जो है ये कुछ आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको। एक्स्ट्रा वर्ट, ठीक इसका जो उल्टा है वो है इंट्रोवर्ट, जिसको इंट्रोवर्जन यहाँ पे बोला है। सेम ओपननेस, अगर कुछ लोग होते हैं ओपननेस होते हैं, कुछ क्लोज माइंडेड होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप इसको देख सकते हो, सारा आपको ये यहाँ पे रटने की ज़रूरत इनको है नहीं। अब यहाँ पे एक कुछ अनदर एस्पेक्ट भी बात करें पर्सनैलिटी में ही, वो होता है एक सेल्फ स्टेम। सेल्फ स्टेम का मतलब होता है आपने बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और जो रिस्क होते हैं या जितने भी उनको फेलियर्स होते हैं वो सब चीज़ों से भी वो प्रभावित नहीं होते हैं। कहते हैं ना कि लड़ जाना भिड़ जाना, तो वो जो सेल्फ स्टेम मीन्स जो आपकी इच्छा शक्ति है, आपका जो खुद के ऊपर कंट्रोल है, जो सेल्फ बिलीफ है, ठीक है, वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है पर्सनैलिटी का। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है फ्रेंड्स वो है सोशल कन्फर्मिटी। देखो आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि मान लो किसी चीज़ को लेके उनका व्यू है, ठीक है, लेकिन उनके सभी रिलेटिव्स, आसपास, दोस्त, सभी का व्यू अलग है। तो मे भी क्या होगा कि वो दबाव में आके, या उनको लगेगा कि यार हाँ शायद क्या पता मैं ही गलत सोच रही हूँ या गलत सोच रहा हूँ, तो इस तरीके से वो दूसरों के बहकावे में या दूसरों के में, सोशल कन्फर्मिटी का मतलब ही है यहाँ पे कि दूसरों का के थ्रू वो अपना जो पहले उनका जो भी वो या तो फेवर में थे या अगेंस्ट में थे, तो वो अपनी उस चीज़ को बदल लेते हैं। तो सोशल कन्फर्मिटी जो है वो भी ऑल्सो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और कन्फर्मिटी जो टर्म्स है वो साइकोलॉजी में ज़्यादातर इसका यूज़ होता है। तो कन्फर्मिटी इन द साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज द चेंजिंग वंस बिहेवियर टू फिट इट विद द ग्रुप ऑफ द पीपल अराउंड। तो जो उसके आसपास जो लोग हैं उसी के बिहेवियर, उसी जैसा वो बिहेव करने लग जाता है। तो ये सोशल कन्फर्मिटी भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है पर्सनैलिटी का। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी इन द करिकुलम, वैल्यूइंग डाइवर्सिटी एंड प्रमोटिंग ऑटोनॉमी। देखो इसका क्या मतलब होता है, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझो। देखो पहले आपने देखा होगा फ्रेंड्स क्या होता था कि जो ट्रेडिशनल जो क्लासरूम की जो मेथड्स है उसमें क्या है कि पर्टिकुलर एक सिलेबस होता था, टीचर आएगा और वही जो मैंने आपको बताया था जग एंड मग वाला जो कॉन्सेप्ट,
कि वो बस चीज़ों को समझाएगा, अब स्टूडेंट को समझ आए चाहे ना आए, बस वो अपना निकल लेगा। उसी के कारण क्या होता था कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो फेल हो जाते थे और ड्रॉप आउट था जो है वो बढ़ता था। फिर जो राइट टू एजुकेशन हमारा आया, उसके तहत अभी 8th क्लास तक आपको एक प्रोविज़न पता होगा जिसके तहत आपको फेल नहीं किया जाएगा, ड्रॉप आउट आपका नहीं लगेगा। तो ये जो आरटीआई का जो ये चेंज आया इसमें, ये क्या है, ये जो राइट टू एजुकेशन ऑफ क्वालिटी, इसमें क्वालिटी पे जोर दी गई और उनका यही कहना गया कि नहीं, आप सिर्फ एक मेथड के थ्रू, मीन्स जो ओल्ड स्टाइल ऑफ ट्रेडिशनल जो मेथड, आप उसके थ्रू बच्चों को जज नहीं कर सकते। फिर जो क्लासरूम्स में फ्लेक्सिबल क्लासरूम्स जो हैं वो सब बनाए गए, जिसके तहत क्या है, अभी आप और चीज़ भी देखो, एक जब से मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है उसके तहत कई बार जो खासकर अच्छे अच्छे स्कूलों में उनको कुछ ऑडियो लेक्चर, कुछ ऐसे वीडियोस और कुछ बहुत सारी ऐसे जो होमवर्क हैं वो दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि वो खुद से सीखें, उसको प्ले करें, उसको सुने समझें, उसकी अपनी एक वर्कशीट बनाएं, असाइनमेंट्स बनाएं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं स्कूल्स में कराई जाती हैं। ये क्या चीज़ें हैं, ये हैं फ्रेंड्स प्रमोटिंग ऑटोनॉमी, कि स्टूडेंट्स को खुद से भी मौका देना ताकि वो चीज़ों को सीखे समझे। तो ये है दोनों चीज़ें, मीन्स आपको जो आपका करिकुलम जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी, उसको थोड़ा लचीला फ्लेक्सिबल बनाना होगा आप उसको, और जो दूसरा है वो है कि ऑटोनॉमी जो है उसको प्रमोट करना होगा। ये अगर चीज़ें हम करते हैं तो लर्नर जो है वो बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये था फ्रेंड्स पूरा चैप्टर, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको इस पूरी यूनिट के बिल्कुल क्रीम नोट्स चाहिए, क्योंकि ऐसे यूनिट्स तो ये काफ़ी बड़ी है, लेकिन क्रीम नोट्स चाहिए आपको 4 से 5 पेज में और बिल्कुल टू द पॉइंट, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और आप उसको बाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।